नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आदमपुर में बीजेपी की जीत कितनी भव्य, कितनी मनोहर, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसी पर विश्लेषण करेंगे। आदमपुर में बीजेपी की जीत हुई तो इस जीत को कोई भव्य बता रहा है तो कोई मनोहर, लेकिन जीत तो जीत है। यहाँ भजनलाल परिवार की जहां तीसरी पीढ़ी के भव्य बिश्नोई की जीत हुई है तो वहीं ये जीत मनोहर सरकार की भी है। लेकिन इस चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। फाइनल मुकाबला करीब 14-15 महीने के बाद यानी कि 2024 में होगा और अब फाइनल मुकाबले से पहले यूं तो कई तरह के समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, लेकिन आज की तारीख में ये उपचुनाव और इसके नतीजे कितने महत्वपूर्ण हैं इसका अंदाजा सियासी बयानबाजी से ही लगाया जा सकता है। जहां कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा और उम्मीदवार जयप्रकाश ने 2024 में कांग्रेस की जीत का दावा किया है, तो वहीं कुलदीप बिश्नोई ने इस जीत के बाद सीधे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। आदमपुर की भव्य जीत के लिए मेरे आदमपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये ईमानदारी की, विश्वास की जीत हुई है। ये मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये खट्टर साहब की कार्यशैली की जीत हुई है और ये चौधरी भजनलाल परिवार का 54 साल का जो विश्वास था, उस विश्वास की जीत हुई है। मैं बधाई देता हूँ आदमपुर हल्के की जनता को, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कोई साधारण चुनाव नहीं था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने नाम से वोट मांगे थे। 20 दिन बापू बेटा यहीं पड़े रहे और हुड्डा ये कहता था, भूपेंद्र ये जेपी का वोट नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा को वोट दे रहे हो। तो ये आदमपुर हल्का ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया और 16,000 की जो विक्ट्री है, ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में 10% ही ऐसे कैंडिडेट होते हैं विधानसभा के चुनाव में इतने बड़े मार्जिन से जीतते हैं। तो मैं बधाई देता हूँ और आदमपुर हल्के की जनता को एक और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने आदमपुर हल्के की जनता को एक और बधाई देना चाहता हूँ कि जो हरियाणा का पप्पू जिसे दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं, उसकी राड़ निकालने के लिए, मरोड़ निकालने के लिए भी मैं आदमपुर हल्के की जनता को बधाई देता हूँ। जेपी की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है, उसको क्या कहेंगे? हैं जी, जेपी की गाड़ी का मुझे नहीं पता, हमारे लोग ये काम नहीं कर सकते, ड्रामे वही करता है। बनवास आज खत्म हो गया है। आदमपुर हल्के की जनता ने विश्वास किया हमारे ऊपर, विश्वास किया माननीय मनोहर खट्टर जी के ऊपर। अब ये बनवास खत्म हो गया, विकास की गंगा बहाना हमारी को खट्टर साहब की प्राथमिकता है। कोई कांग्रेस की वोट नहीं है। ना सारे नेता यहाँ क्या करते हैं, जितने आगे उतने बहुत। काफी लोग यहाँ कांग्रेस के समर्थन में जो आपके समर्थन। नहीं, देखो लोगों का फैसला ठीक है, कोई किसी का फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस क्लेम कर रही थी कि 10,000 वोटों से जीतेगी। चलो तो लोगों का फैसला मैडम हो गया, जब कांग्रेस क्या करेगी, कमी क्या रहेगी? भाई 2024 के लिए किस तरह की तैयारी? 2024 में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। इस नतीजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा प्रदेश से इंडियन नेशनल लोकदल और आप पार्टी का सफाया हो गया। जो फिक्सिंग की राजनीति ये लोग करते थे, लोकदल वाले, बीजेपी वाले, उसका खात्मा हो गया। तो 24 में हम सरकार बनाएंगे। 2024 के लिए छक्का नहीं लगा था इस बार भव्य बिश्नोई के सामने, मतलब काफी जो है मार्जिन से आप। ये बीजेपी से लड़ाई थी, किसी व्यक्ति से नहीं थी। 2024 की तैयारी को झटका नहीं लगा है? नहीं, 24 की तैयारी तो मजबूत हुई है कांग्रेस। शाम से तैयारी हो चुकी है शुरू। 2024 मजबूत होगी कांग्रेस। लड़ेंगे 52,000 वोट कांग्रेस ने लिए है खाली लड़ेंगे आदमपुर से। जिस तरह से बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं, गुटबाजी जो है नजर आई, जो है जिस तरह से किरण चौधरी और कुमारी शैलजा प्रचार नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। चलो ठीक है। तो सर, सबसे कम उम्र के एमएलए बने हैं भव्य बिश्नोई, शुभकामनाएं देना चाहेंगे युवा एमएलए को? मैं तो बात करिए आया तो इस बात को छोड़ो, भाजपा जीती है ये। देखो यार, ये महिला भैया आप तुरंत 24 के लिए फिर तैयार है? बिल्कुल तैयार। और 24 में बनाऊंगा सरकार। बिल्कुल तैयार। हमारे साथ बात करें। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय भी आपसे करवा देते हैं। प्रोफेसर विदु रावल हैं भारतीय जनता पार्टी से, बजरंग दास गर्ग जी हैं कांग्रेस की तरफ से, और राकेश कुमार हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले राकेश कुमार जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। बीजेपी की जीत हुई है आदमपुर में, कितनी भव्य, कितनी मनोहर, क्या कुछ आपका विश्लेषण कह रहा है? कि बीजेपी ने अपनी जीत आदमपुर सीट से अच्छे मार्जिन से जीत को निकाला है, लेकिन अगर हम इस चुनाव के परिणाम को देखें और आदमपुर सीट का विश्लेषण प्रॉपरली वे में करें तो हम ये देखेंगे कि 4 पार्टीज मुख्य तौर पे चुनाव मैदान में थी। बीजेपी
कांग्रेस, इन लो और आम आदमी पार्टी। और जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने केवल दो पार्टियों को आमने सामने रखते हुए चुनाव के अंदर वोट डाला और इन लोगों को, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को दरकिनार करते हुए हरियाणा की राजनीति में एक संकेत दिया है कि हरियाणा का जो आने वाला चुनाव होगा वो केवल दो पार्टियों के बीच में होगा, केवल कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव रहेगा। जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं उनका चुनाव जो है वो उनके बीच में ना होते हुए ये चुनाव दो पार्टियों के बीच जा रहा है जी। और जिस तरीके से अगर हम इस चुनाव के परिणामों को देखें तो जनता ने भी निष्पक्ष तौर पे जाते हुए एक तरफा वोटिंग करी दो पार्टियों के लिए और निश्चित तौर पर बीजेपी को बहुत अच्छे मार्जिन से जीत मिली है। ये एक तरीके से अगर हम सेमीफाइनल के तौर पे भी अगर हम देखें तो मेरा मानना यह है कि एक उपचुनाव को सेमीफाइनल के वे में नहीं देखा जाता, क्योंकि जो उपचुनाव होता है वो केवल एक दो सीटों पर होता है और जो पार्टियों का मैनिफेस्टो होता है वो जारी नहीं होता। उसके अंदर बड़ी बड़ी पार्टी अपनी पूरी ताकत को नहीं झोंकती। जिस भी नेता का वर्चस्व उस क्षेत्र में होता है वो अपने वर्चस्व के कारण, अपने किए हुए कामों के कारण और कुछ जो सरकार चल रही होती है कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव उस उपचुनाव पर रहता है कि हाँ सरकार है, सरकार हमारे कामों को कराएगी, तो निश्चित तौर पर जो चुनाव सरकार के अंदर होते हुए सरकार जिस पार्टी के चुनाव सिंबल से लड़ता है उसका भी प्रभाव रहता है। तो मेरा ये मानना है कि इसको एक तरीके से सेमीफाइनल के देने की अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा हरियाणा का वो केवल दो पार्टियों के अंदर मुख्य तौर पर होगा, वो बीजेपी रहेगी और कांग्रेस रहेगी। जिस तरीके से ये परिणाम अभी हम सबने पूरी तरीके से देखे जी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हालांकि आपने जो बात कही कि इसमें पार्टियां अपना पूरा दम नहीं लगाती बल्कि आम चुनाव में पूरा दम लगाती हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ से ही अगर देखा जाए, बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से भी पूरी ताकत झोंकी गई। लेकिन अगर मैं बात करूं 2019 के विधानसभा चुनाव की और 2022 की, तो उस हिसाब से कहां आंक रहे हैं इस चुनाव को, कितना ये सफलता, कितनी सफलता यहाँ पर मिली? तो जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम इस सीट के अंदर पार्टी को बदलने का चला और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी को वहां के नेताओं ने ज्वाइन किया और सिर्फ चुनाव में बीजेपी की टिकट से उतरे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बहुत बड़ा गुट कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उस क्षेत्र में काम कर रहा था, क्योंकि वहां के बड़े नेता ने कहीं ना कहीं बीजेपी को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें कि जितने वोटों से जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है, अगर कहीं ना कहीं पार्टी का हेर फेर बदल ना होता तो हो सकता है कि नतीजा कुछ और भी होता, परंतु जब पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव होगा तो प्रदेश के अंदर हर एक नेता का अपना एक वर्चस्व होता है हर एक विधानसभा के अंदर, तो उस समय परिणाम जो है कहीं ना कहीं बदलेंगे और हो सकता है कौन सी पार्टी किस जगह पर मजबूती से चुनाव लड़े, कहां पर मजबूती से ना लड़े। लेकिन पर्टिकुलर अगर मैं आदमपुर सीट की बात करूं तो इस सीट के अंदर बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं अपने नेता के साथ पार्टी को बदलते हैं, ये निश्चित तौर पर है। और गुटबाजी भी देखी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से पिछले अभी आपने देखा होगा बड़े नेताओं के अंदर जो प्रदेश स्तर के नेता थे उन्होंने किस तरीके से शीर्ष नेताओं से अपनी बातचीत करनी स्टार्ट करी राज्यसभा चुनाव के अंदर भी और ये भी। लेकिन ये है कि हाँ, ये निश्चित तौर पर है कि अब दो जो पार्टियां हैं केवल उनके बीच में लड़ाई रह गई है, बाकी जो दूसरी पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव में दिखाई नहीं देती। बिल्कुल बजरंग दास गर्ग जी, कांग्रेस की यहाँ पर हार जरूर हुई है, लेकिन कई संकेत इस हार में भी छुपे हुए हैं। क्या कुछ आपको दिखाई देता है, क्या सकारात्मक रहा है इस चुनाव के बाद और क्या नकारात्मकता आपको दिखाई दे रही है इन चुनाव परिणामों में? जितेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बड़ी मजबूती से, मैं कहूंगा आदमपुर में चुनाव लड़ा। मैं कहता हूं कांग्रेस हार के भी जीतती है, क्योंकि 2019 का आप रिजल्ट देखोगे, कुलदीप बिश्नोई 29,471 वोटों से जीते थे। अब ये चुनाव ये खाली कुलदीप का या भव्य का ना रहकर
पूरा भारतीय जनता पार्टी का, जेजेपी का और सरकारी जो तंत्र था उसका बना हुआ था, साथ में भजनलाल परिवार का बना हुआ था। 29,471 वोट तो वो जीते और 15,000 कुछ वोटें जेजेपी को मिली, और जहां तक कि सरकार की वोट भी। मैं यही बताना चाहता हूं कि उसके बावजूद ये जीत का मार्जिन कम हुआ है, 15,000 के ऊपर जीत आई है। ये सरकार का बार बार कहना नहीं, आप अपना बताइए सर, करना। इस पर मेरा सवाल तैयार है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी राय उस पर दे देंगे, अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे, लेकिन मैं कांग्रेस का पूछ रहा हूँ, कांग्रेस की तरफ से कितना सकारात्मक आपको संकेत यहाँ पर मिले, क्या कुछ नकारात्मकता यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है? नहीं, मैं तो मान रहा हूँ कांग्रेस के लिए 2024 के लिए बहुत बड़ा शुभ संदेश है, और जनता ने बता दिया, सारे फैक्टर उनके खिलाफ होने के बावजूद भी सारी मशीनरी, भारतीय जनता पार्टी, सरकार, जेजेपी, भजन परिवार, यहाँ तक कि 54 सालों से इनका पारिवारिक गढ़ जा रहा, और ये कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी, और जहां तक कुलदीप जी ने और हर नेताओं ने कहा अब की बार 1 लाख पार, और ये भी कहा, आपके चैनल के ऊपर दिखाया गया वोट पोलिंग के बाद कुलदीप बिशोई ने क्या कहा था, 2005 के अंदर चौधरी भजनलाल जी 72,000 वोटों से जीते थे, और इक्की बार मार्जिन उससे ज्यादा 72,000 से ज्यादा कांग्रेस पर कोई बात नहीं बिशोई जीतेगा। तो कहाँ गई? ये किसकी वोट है? ये वोट किसकी है? इतना ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हम 2019 की बात कर लेंगे। प्रोफेसर विदुर रावल की वोट है या जेजेपी की वोट है या सरकारी पूछ लेते हैं बजरंग दास जी पूछ लेते हैं। प्रोफेसर विदुर रावल जी, हालांकि चुनावी तंत्र का और मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लग रहा है, लेकिन अगर सीधे सीधे मैं बात करूं 2019 के आम चुनाव से अगर इसकी तुलना की जाए तो जो आंकड़ा है वो कुल मिलाकर के बीजेपी का, जेजेपी का और भजनलाल परिवार का वो बनता है 97,222 वोट का, यानी कि 91.6% का। और उसके हिसाब से जो अब आपका वोट फीसद बनता है वो है 51.32%, यानी कि वोट काफी उस हिसाब से तो कम है। भले ही जीत हो गई है, भव्य जीत हुई है, एक बड़ा मार्जिन है, 15-16 हजार का मार्जिन, एक बड़ा मार्जिन है, लेकिन एक वोट से सर बजरंग जी माफी चाहूंगा सर, बजरंग जी माफी चाहूंगा सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना बजरंग जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर, ये सवाल पूछने का काम मेरा, मुझ पर छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ, विदुर रावल जी क्या कहेंगे इस जीत के बाद? क्या चुनौतियां हैं, क्या चिंताएं हैं? क्योंकि मार्जिन तो बड़ा है, संतुष्टि करने के लिए काफी है 15-16 हजार वोट भी, लेकिन अगर आंकड़े वाइज देखा जाए, जो दावे किए जा रहे थे, एक बड़े मार्जिन की लड़ाई की बात की जा रही थी। जी सवाल लंबा हो गया जी। आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार, हमारे प्रबुद्ध जो पैनलिस्ट हैं उन सभी को नमस्कार। देखिए थोड़ी सी इको आ रही है मुझे, इसको फिक्स करवा दीजिएगा जी। भारतीय जनता पार्टी की इस विराट जीत पर, इस विशाल जीत पर, इस भव्य जीत पर, इस मनोहर जीत पर हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को भी बधाई, आदमपुर की जनता को भी बधाई, हरियाणा वासियों को भी बधाई। जहां तक बात आपने जो एडिशन की है, मैं ये मानता हूं आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन राजनीति में एडिशन इस प्रकार से नहीं होते हैं। राजनीति में आप ये विचार कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के काम और भारतीय जनता पार्टी के विचार पर 28,000 जहां हमें वोट मिली थी, इस बार 28,000 से बढ़कर 67,000 हो गई। भारतीय जनता पार्टी के काम के विरोध में, भारतीय जनता पार्टियों के नीतियों के विरोध में जो कांग्रेस को 61,000 वोट मिली थी, जो उस समय जननायक जनता पार्टी हमारे साथ नहीं थी, उसने भी भाजपा को ब्लेम किया, उसका भी चुनाव भाजपा के खिलाफ था, भाजपा की बुराई करके उन्हें 15,000 वोट मिले थे, उनको अगर जोड़ लें तो ये बनते हैं 78,000। इसके साथ छुटमुट जो है इंडियन नेशनल लोकदल के 1994 वोटों को जोड़ लें तो लगभग 85, 87, 88,000 वोट जो थे, जो भाजपा के विरोध में पड़े थे, उसको इस बार बांट लें तो भारतीय जनता पार्टी को अकेले 51.37% वोट मिलना ऐतिहासिक है साहब। और ये चुनाव ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक क्यों है मैं बताता हूं आपको। इस चुनाव ने मार्ग प्रशस्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरियाणा के अंदर एक नया इतिहास बनाने का। आज तक कोई भी दल जो है हरियाणा के अंदर तीसरी बार लगातार सरकार नहीं बना पाया।
इस चुनाव के बाद लगभग हरियाणा की जनता का मूड से साफ साफ पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी 24 में हैट्रिक बनाने जा रही है। दूसरा ऐतिहासिक किस लिए है, जब हम पढ़ा करते थे और बाहर पढ़ा करते थे, जब हम छात्र राजनीति किया करते थे, तो हमारे साथी लोग हमें कई बार कहा करते थे कि हरियाणा में तो बहुत जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, जातिगत आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन हरियाणा की जनता ने और विशेष रूप से आदमपुर की जनता ने इन सब जातिवादियों को कोने में लगाकर जिस प्रकार से 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को 51% से अधिक वोट दे दिया, यह सभी चट्टे बट्टे मिल गए, अपनी वोट कांग्रेस को शिफ्ट करवा दी। इसके बाद भी कांग्रेस इतने बड़े मार्जिन से 13% पीछे रह गई। इसने यह मार्ग प्रशस्त कर दिया कि हरियाणा में जातिवादी राजनीति का स्थान नहीं रहा। अब हरियाणा ने खुद को उससे मुक्त कर दिया है, तो इस नाते ऐतिहासिक है। यह ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि राजनीति हमेशा जोड़ने का माध्यम रहती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपना कुनबा ही नहीं जोड़ पाए, कोई कांग्रेस का बड़ा नेता आदमपुर में नहीं आ पाया। भारतीय जनता पार्टी के मंच पर चौधरी भजन लाल जी का आशीर्वाद हमें मिला, चौधरी देवीलाल जी की फोटो हमने देखी, और बहुत जल्दी और भी बड़े बड़े नेता जो हरियाणा के हैं, हरियाणा को बनाने में जिनका योगदान रहा है, उनकी हम तस्वीरें भाजपा के बैनर्स पर देखने वाले हैं। तो जिस प्रकार से सभी लोग भाजपा के अमरेला के नीचे आकर काम कर रहे हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और रही बात सेटिस्फेक्शन की, अगर मेरे दोस्त बजरंग दास जी, मेरे बड़े भाई बजरंग दास जी इस चुनाव के नतीजे से अगर ये सेटिस्फाइड है, तो मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं। ये एक सीट में इसी प्रकार से 16,000 साढ़े 15,000 से हार गए हैं। अगली 89 सीट्स में 89 सीटों में भी इसी मार्जिन से हारकर ये खुशी मनाते रहें और हम इनको बधाई दे देंगे। नहीं, अगला तो चुनाव से 90 के 90 पर होगा, एक सीट क्यों छोड़ रहे हैं आप? अगर ये बहुत खुश है, विदु रावल जी, एक सीट क्यों छोड़ रहे हैं? अगला चुनाव तो जो होना है, मुझे तो लगता है 90 के 90 सीटों पर हो। एक और गलत विश्लेषण हुआ। हाँ। एक और गलत विश्लेषण हुआ यहाँ पर, एक और गलत हुआ। किसी ने कहा कि उपचुनाव में जोर कम लगता है। अरे साहब, जो जमीन पर है उससे पूछो, एक वोटर से बिल्कुल, मैंने उसमें करेक्शन कर दिया था सर कि उपचुनाव में ज्यादा जोर यहाँ पर दिखाई दिया है। बहरहाल हमारे साथ इनेलो की भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, रजवंत रहीनवाल जी। हाँ, मैं आऊंगा सर, चर्चा में और भी हैं। रजवंत रहीनवाल जी भी हमारे साथ इनेलो से। रजवंत जी, आपका भी स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगे सर, क्योंकि 2019 के अगर मैं नतीजों की बात करूं तो लगभग 1651 वोट थे और इस बार 5241, तो संतोष है? नहीं, संतोष की बात नहीं है हितेंद्र जी। देखिए, इंडियन नेशनल पार्टी वो जो जनता के जो मुद्दे होते हैं, उनको मुद्दों को लेकर जहाँ पर चुनाव में गई थी, और उन्होंने तो एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया था जो वहाँ के जो आदमपुर हल्के की जो जनता का एक ऐसा नुमाइंदा था जो हर समय उनके संघर्ष में साथ रहने वाला था। किसी भी तरह की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी सुख दुख की बात होती तो उनके बीच में रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन ये जो चुनाव था, ये चुनाव भावनाओं की ओर चला गया था। यहाँ पर मुद्दे कौन हो गए थे? एक तरफ हमने अपनी कोशिश की थी कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता जो समय मुद्दे बताती थी कि यहाँ पर पानी की समस्या है, यहाँ पर पानी निकासी की समस्या है, यहाँ पर बेरोजगारी है, यहाँ पर भ्रष्टाचार है, या जो भी समस्याएं थी, रोड टूटे हुए हैं, वो समस्याएं जो उन्होंने बताई थी, वो मुद्दे कौन हो गए? ये जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं एक परिवारवाद की ओर चले गए थे। आज उस सुनिए रजवंत जी, मुझे लगता है कि कम से कम आदमपुर की जनता के विवेक पर इस तरह से सवाल ना उठाएं तो बेहतर होगा। आप ये यहाँ पर, क्योंकि सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है कि विकास करेंगे, सरकार के साथ जुड़े, इसलिए वोट ज्यादा मिला है, और आप कह रहे हैं कि परिवारवाद के लिए। अगर यही भावनात्मक रूप रहा तो इसका मतलब तो वहां पर दूसरों को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से आपने दावेदारी जताई थी, पार्टी ने पूरी ताकत तो झोंकी है ना वहां पर। ओपी चौटाला भी पहुंचे, अभय चौटाला भी पहुंचे। ताकत झोंकी है हितेंद्र जी, मैं पूरी कर देता हूँ। पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन आप ये देखिए ना कि जो वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये कहती थी कि हम परिवारवाद के खिलाफ है, और उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर परिवारवाद को बढ़ावा दिया। अरे जो परिवारों को पूछ कर आगे बढ़े हैं, जो सारे परिवारों खानदानों को पूछ कर चरण विदु रावल जी अपनी बारी में जवाब दीजिएगा क्या? विदु रावल जी अपनी बारी में जवाब दीजिए। अभी बड़ा हैरानी करने वाली बात है। नहीं, ये आपका अपना पक्ष है परिवारवाद को लेकर के। नहीं, बीजेपी का परिवारवाद को लेकर के अपना पक्ष है, बाकी का अपना पक्ष है, वो रख सकते हैं। परिवारों को पूछ कर आए हैं।
नहीं, लेकिन नहीं, राकेश इनसे कुमार लेक्चर जी, नहीं लेंगे हम इनसे राकेश लेक्चर कुमार नहीं जी, लेंगे परिवारवाद। राकेश कुमार जी, मैं इनसे आपका लेक्चर नहीं लेंगे परिवारवाद। नहीं नहीं ठीक है, माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा रजवंत जी। क्या जाहिर करना चाहते नहीं, हैं? रजवंत जी। हम चुपे रहना चाहते हैं। रजवंत जी माफी चाहूंगा सर, और विदुर रावल जी आप भी कृपया करके शांति बनाए रखें, आपकी बारी आएगी। अपने आपको पर तो जवाब जनता दीजिए। ने चुप कर दिया। हाँ ठीक आपको तो है ना जनता ने सर, चुप कर दिया। ठीक है सर, मैं चर्चा में आगे बढ़ जाऊं। आपके पास भी इतना हक नहीं है। जनता ने आपको 3 पार्टियों ने मिलकर आप चुप करेंगे, जनता ने चुप कर दिया। जनता की लाठी में सबसे तगड़ी आवाज होती है। आज तो कम से कम ना बोलो, अपना नतीजा देख लो एक बार। लेकिन आप ये अपना देखिए, नतीजा देख लो, आज तो कितनी कम से कम हुई कम है। यहाँ पर तीन आप अपना नतीजा देख लो। जनता ने आपकी जुबान बंद कर दी है, आपकी जुबान बंद हो चुकी है। जनता ने शटर नीचे गिर दिया, आपकी राजनीतिक जुबान का शटर गिर दिया। चलिए, बहुत जनता ने आपका शटर गिर दिया, फिर भी इतना फड़फड़ा रहे विदुर रावल जी और रजवंत जी, अगर चर्चा को सही तरीके से किया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बातें और अच्छी बातें निकल करके सामने आएंगी। इस तरह तूतू मैमे करने से कोई फायदा नहीं है रजवंत जी, इस तरह तूतू मैमे करने से कोई फायदा नहीं है, वो जनता भी देख रही है सर, पूरे हरियाणा के लोग आपको देख रहे हैं। और राकेश जी, मैं आपका रुख करूंगा, आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं? आपने पैनल के कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, बीजेपी को भी सुना, इनेलो प्रवक्ता को भी सुना, और आपका अपना विश्लेषण भी, क्या कुछ लग रहा है अभी किस और अब हरियाणा की सियासत आगे बढ़ेगी? देखिए जितेंद्र जी, मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट करता हूं। जिस तरीके से आदमपुर सीट पे जो चुनाव हुआ और उसमें जिस तरीके से बीजेपी को निश्चित तौर पर जीत मिली और लगभग 15,000 से अधिक वोटों से वो जीते, बीजेपी ये सीट जीती। लेकिन अगर इसके हम दूसरे पहलू को देखेंगे तो ये बात पूरी तरीके से सभी को पता है कि जिस तरीके से बिश्नोई जी ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन करा, और जब उन्होंने ज्वाइन करा तो बहुत बड़ी संख्या में आदमपुर सीट के कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो विधानसभा या उन ब्लॉकों के कांग्रेस के पदाधिकारी थे, वो भी कहीं ना कहीं बिश्नोई जी के साथ बीजेपी में चले गए। और इस पार्टी को बदलने के बाद जब ये बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े और 15,000 से वोटों के ज्यादा के अंतर से इस सीट को जीता गया है, तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि ये अंतर वैसे तो बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंतर एक चिंतन मनन करने का भी विषय है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी जी। और उनका आदमपुर सीट के अंदर बहुत बड़ा एक वर्चस्व था। वो पिछले कई वर्षों से उनके पुराने, उनके परिवार के जो बहुत बड़े बड़े नेता रहे, उन्होंने आदमपुर की जनता के साथ उनका एक पारिवारिक संबंध था। उस सभी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं इस सीट को वो उन्होंने इतने मार्जिन से जीता। परंतु जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो हर सीट पर हर नेता का इतना वर्चस्व नहीं होता जितना कि आदमपुर सीट पर बिश्नोई परिवार का है। तो कहीं ना कहीं इस सीट को पूरी, लेकिन चुनौतियां इस बार बड़ी होंगी क्योंकि एक लंबे समय के बाद सत्ता में भी है और इस बार जवाबदेही भी होगी उनकी, इस बार जवाब भी देना होगा। बहरहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए राकेश कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया, बजरंग दास गर्ग जी आपका भी बहुत शुक्रिया, विदुर रावल जी आपका भी शुक्रिया, रजवंत जहीनवाल जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आदमपुर में बीजेपी की जीत हुई है, कितनी भव्य और कितनी मनोहर हुई है, इसी पर विश्लेषण किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।